हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बहन लोग, कैसे हैं आप लोग। हम आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे भाई, आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी का पढ़ाई करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर पहले ही देख लिया है कि आज हम लोग बिहार बोर्ड 2027 के लिए, किसके लिए, 2027 में जो एग्जाम देंगे उसके लिए, कौन क्लास, क्लास 12th के लिए हिंदी पढ़ने वाले हैं। जो कि गद्य खंड, हिंदी में दो भाग होता है, एक गद्य खंड का है, एक काव्य खंड का है। तो आज हम लोग गद्य खंड को पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर 1, गद्य खंड का चैप्टर 1। मेरे भाई, उस चैप्टर का नाम क्या है, बातचीत। क्या है चैप्टर का नाम, बातचीत। आज हम लोग बातचीत चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग बातचीत चैप्टर का जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी, उसके बारे में पढ़ेंगे और लेखक परिचय को देखते हैं। और आज देखेंगे बालकृष्ण भट्ट जी ने अपने जीवन में क्या क्या किया और उनके जीवनी के बारे में जानेंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, ये सारी चीजें, मतलब बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में जानकारी को जानेंगे। तो मेरे भाई, ये सबसे सरल और आसान भाषा में हम बोल रहे हैं। और ऐसा आपके पास कंटेंट बना के लाए हैं, है तो सारा बुक का ही चीज, लेकिन कि बुक से थोड़ा सा हट करके और बारीक से एक एक चीज को चुन चुन के अच्छा से कहां पर क्या सेट करना था उस हिसाब से लेकर के आए हैं मेरे भाई। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारे इस क्लास में शुरू, यानी अभी आप लोग कर चुके हैं तो अंत तक भी क्लास में जुड़े रहेंगे। मेरे भाई, ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है, ये रिकॉर्ड करके हम वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पर, क्योंकि मेरे भाई हम यूट्यूब पर नया चैनल बनाए, मेरे पास अभी 0 सब्सक्राइबर है, कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है। इसीलिए यूट्यूब का एक रूल होता है कि 50 सब्सक्राइबर से जब ऊपर हो जाता है उसके बाद आप लाइव आ सकते हैं। तो इसीलिए मेरे पास 0 सब्सक्राइबर है अभी तक, बिल्कुल नया चैनल है, इसीलिए लाइव आने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो मेरे भाई, अभी आप लोग कुछ दिन तक रिकॉर्डेड वीडियो को ही देखिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो ही जाएगा। उसके बाद जब हम लोगों का 50 से ऊपर सब्सक्राइबर हो जाएगा, हम लोग लाइव जुड़ेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि आप लोग जो और जहां से भी देख रहे होंगे, अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए और जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्द से जल्द 50 प्लस कीजिए, ताकि हमको लाइव आने का ऑप्शन मिल सके और हम और आप दोनों लाइव जुड़कर पढ़ाई कर सके। तो मेरे भाई, जैसा कि आपने थंबनेल पर पहले ही देख लिया था, आज हम लोग क्या क्या पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, इससे पहले कि क्लास को स्टार्ट करें, एक बार चैनल पे आ गए हैं तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी के गद्य खंड अध्याय 1 को। किसको, अध्याय 1 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम बातचीत है, लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट जी है। तो हम लोग आज लेखक परिचय के बारे में ही जानेंगे। आज हम लोग लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मेरे भाई, ये देखिए, ये कौन है, ध्यान से देखिए इसको और देख के बताइए ये कौन है। जानते हैं आप इसको? आप में से कई सारे लोग इसे जानते भी होंगे और कई सारे लोग इसे नहीं भी जानते होंगे। ये है हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं मेरे भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग जो है लेखक परिचय में सबसे पहला चीज पढ़ने वाले हैं, मतलब बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट। ये देखिए, ये जो स्लाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 3 को चीज दिए हैं
और तीनों का तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तीनों को याद ही कर लेंगे। बालकृष्ण भट्ट मतलब किस बालकृष्ण भट्ट जी ने क्या लिखा है, तो बातचीत लिखा है। बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। इसके लिए एक ट्रिक है, इसके लिए एक ट्रिक है, बाबा। एक ब से बाल बातचीत और एक ब से बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। देखिए लेखक का नाम तो जान गए हम लोग, बालकृष्ण भट्ट। अब उनके जन्म के बारे में देखते हैं। जन्म देखते हैं 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी। कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी। और निधन के बारे में देखें तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी। निधन कब हुआ, 20 जुलाई 1914 ईस्वी। निधन कब हुआ, 20 जुलाई 1914 ईस्वी। मेरे साथ बोलिए, बातचीत के लेखक का नाम क्या है, बालकृष्ण भट्ट। और उनका जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी। और उनका मृत्यु कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 ईस्वी। अब देखिए मेरे भाई, आप यहाँ पे कंफ्यूज कीजिएगा जून और जुलाई में। आप क्या, हम भी किए थे, आप ये कीजिएगा, हम भी किए थे, कई सारे स्टूडेंट करते हैं, इसीलिए आज हम लोग इस कंफ्यूजन को दूर ही कर देते हैं। देखिए ये डेट आपको याद रखना होगा, आसपास का डेट है, आराम से याद रहेगा, ठीक है। अब जो है जून और जुलाई में कंफ्यूजन आता है कि जून में जन्म हुआ था कि जुलाई में जन्म हुआ था। मेरे भाई पहले देखिए जून आता है, पहले क्या आता महीनों में, जून आता है। उसके बाद फिर जुलाई आता है, क्या आता है, जुलाई, ठीक है मेरे भाई। उसी प्रकार से देखिए पहले जून आता है फिर जुलाई आता है। उसी प्रकार से हम लोग जो मनुष्य का या फिर मनुष्य का, जानवरों का जो पहले जीवन काल होता है, उसमें पहले जन्म होता है फिर मृत्यु होता है। तो यहां से आप याद रख सकते हैं कि जून से जन्म हुआ था, पहले जून आता है तो पहले जन्म हुआ फिर मृत्यु हुआ, जुलाई में जाके मृत्यु हुआ। तो डेट आपको याद कर लेना है, ठीक है। और जो है जून जुलाई में कंफ्यूजन नहीं करना है। बाकी 1844 और 1914 को याद रखना है। इसमें भी एक ट्रिक है कि लास्ट में देखे 4, यहाँ भी देखे लास्ट में 4, ठीक है। ऑप्शन में आएगा 1915, 1916, 1918, तो देख लीजिएगा बालकृष्ण में 4 यहाँ भी मिला लीजिएगा और 4 यहाँ पे भी मिला लीजिएगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपको ये स्लाइड समझ में आया होगा। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए उनके निवास स्थान के बारे में जानते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी कहाँ के रहने वाले थे, उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट जी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बोलेंगे क्वेश्चन में एग्जाम आएगा, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है या बातचीत के लेखक का निवास स्थान कहाँ है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश मेरे भाई, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अभी इसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। और मेरे भाई बोलिएगा कि नाम चेंज क्यों हुआ, कब हुआ, 2018 में हुआ है। कब हुआ है, 2018 में हुआ है, जिस समय बीजेपी का जो है सीएम बना था उत्तर प्रदेश में, बीजेपी का सरकार आया 2018 में उत्तर प्रदेश में, और उनका नाम इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया गया है बदल के। तो चलिए ये चीज नहीं पूछा जाता है, अभी तक तो नहीं पूछा गया है, फिर भी आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि आ जाए, लेकिन कि अधिकतर यही आने का प्रयास है, मतलब आने का चांस रहता है, इसलिए आपको इलाहाबाद ही याद रखना है। ये सिर्फ जानकारी के लिए बता दिए। अब देखिए आते हैं उनके पिताजी के बारे में जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिता क्या क्या थे, कौन थे, क्या करते थे। देखिए
पिता जो है बालकृष्ण भट्ट जी के, उनके पिता का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम है? बेनी प्रसाद भट्ट। और क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट। ये पूछा गया है मेरे भाई, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उनके पिताजी क्या करते थे, तो वे एक क्या थे? व्यापारी थे। वे क्या थे? एक व्यापारी थे। बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे, बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी। अब आइए मेरे भाई, हम आशा करते हैं कि आपको ये दोनों चीजें भी समझ में आ गया होगा। अब आगे की स्लाइड में प्रवेश करते हैं। तो अगला हम लोग माता जी के बारे में जानेंगे, पिताजी के बारे में जान लिए, अब माता जी के बारे में जानेंगे मेरे भाई। माता जी का नाम क्या है? पार्वती देवी। माता जी का नाम क्या है? पार्वती देवी, जो कि एक सुसंस्कृत महिला थी। पार्वती देवी एक सुसंस्कृत महिला थी। जिस तरह पिताजी एक व्यापारी थे, क्वेश्चन में पूछा जाएगा पिताजी क्या थे, उसी प्रकार से पूछा जाता है कि माताजी क्या है। बालकृष्ण भट्ट जी के माताजी क्या करते थे, तो उसमें एक ये रहेगा सुसंस्कारित महिला। अब सुसंस्कृत, सुसंस्कृत, सुसंस्कृत मतलब क्या होता है मेरे भाई? सुसंस्कृत मतलब होता है पढ़ी लिखी हो, उसमें संस्कार हो, कहाँ पर क्या चीजें बोलना हो, कहाँ पर किसका सम्मान करना हो, ये सारी चीजें जानकारी हो, उसी को सुसंस्कृत बोलते हैं, जो कि बालकृष्ण भट्ट जी के माता जी थे। अब देखिए इतना सा होने के बाद आगे देखिए, जिन्होंने, किसने? पार्वती देवी माता जी ने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। मेरे भाई ये बार बार पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट जी के मन में अध्ययन, बालकृष्ण भट्ट जी के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? उनके माताजी ने। किसने? उनके माताजी ने। माता का नाम क्या है? पार्वती देवी। क्या नाम है? पार्वती देवी। मेरे भाई हमें लगता है कि आपको यह स्लाइड भी समझ में आ गया होगा। हम लोग चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अभी तक बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में जो बेसिक सी जानकारी थी उसे हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, और हमें आशा है कि जिस प्रकार से आपको बता दिए एग्जाम में आएगा तो आराम से कर सकते हैं। मेरे भाई इसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। अगर इसको एक बार पढ़ के छोड़ देंगे तो भूल जाइएगा। अगर हो सकता अभी नहीं भूलिएगा, अगला चैप्टर पढ़िएगा तो फिर वहां जाके कंफ्यूजन होगा। इसलिए आपको अपने से रिवीजन करते रहना होगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक चीज आपको बता देते मेरे भाई पिताजी के बारे में, कि पिताजी के बारे में पूछा जाता है, ऑप्शन आएगा वहां पे। ओ भाई पिताजी का जब नाम पूछा जाएगा मेरा भाई, तो उसमें 4 ऑप्शन आएगा। जैसे ऑप्शन ए उसमें दे देगा बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। ऑप्शन बी उसमें दे देगा टेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन सी उसमें दे देगा सेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन डी इसमें मान लीजिए कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज हम आपको इसलिए बता रहे हैं मेरे भाई कि ऐसा 4 ऑप्शन देगा, और आपको इसमें चुनना है कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या है। तो आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा कि पढ़े तो थे, अब बेनी था कि टेनी था कि सेनी था, कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि सब एक ही जैसा है। तो मेरे भाई इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग एक चीज ये ध्यान में रखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम, ये देखिए 20 से बातचीत याद रखे थे, बाबा। ये बाबा इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एक बॉ से बातचीत हुआ था, एक बॉ से बालकृष्ण भट्ट जी, मतलब ये ट्रिक था। अब देखिए इसी ट्रिक को हम लोग फिर से प्रयोग करते हैं, इसी ट्रिक को हम लोग फिर से प्रयोग करते हैं, और एक बॉ का मतलब समझते हैं बालकृष्ण भट्ट, और दूसरे बॉ का मतलब समझते हैं
बेनी प्रसाद भट्ट। यानी मेरे भाई हम ये कहना चाह रहे हैं कि बाल कृष्ण भट्ट जी के जो पिताजी थे वे बेनी प्रसाद भट्ट थे, बेनी प्रसाद भट्ट थे, केनी नहीं थे, सेनी नहीं थे, कुछ और हो देगा, वे भी नहीं थे। बेनी यानी बेनी, बौ से बेनी, बौ से बाल कृष्ण भट्ट और बौ से बातचीत, ये आपको याद रखना है। इसीलिए इस चैप्टर में इस बाबा को नहीं भूलिएगा, इस बाबा को नहीं भूलना है। इस चैप्टर का ये बाबा जो है बहुत बड़ा आपको नंबर दिलाने के लिए, याद कराने के लिए बहुत बड़ा ये रोल निभाता है ये बाबा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माता जी के बारे में तो जान ही लिए, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं शिक्षा के बारे में। देखिए बालकृष्ण भट्ट जी के शिक्षा के बारे में देखते हैं। प्रारंभ में बालकृष्ण भट्ट जी प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए। क्या किए मेरे भाई? बालकृष्ण भट्ट जी प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए 1867 में। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी मेरे भाई। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। ये जानकारी आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उनके वृत्ति के बारे में जानते हैं। आजीविका, पेशा मेरे भाई, वृत्ति, ये वृत्ति आपके मन में आता होगा। वृत्ति, ये वृत्ति है क्या भैया? ये वृत्ति है क्या? तो मेरे भाई वृत्ति आजीविका को कहते हैं। कितना आदमी आजीविका को भी नहीं जानते होंगे। तो मेरे भाई आजीविका पेशा को कहते हैं। कितना सारा स्टूडेंट होगा पेशा भी नहीं जानता है, कितना सारा होगा जो पेशा को अभी तक पकड़ लिया होगा। क्योंकि क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसमें पेशा के बारे में जिक्र किया गया था। पेशा मतलब मेरे भाई वे कार्य होता है, वह काम जो हम करके, वह कार्य, वह काम जो हम करके अपने जीवन यापन करें। मतलब कि वह काम, ऐसा काम जो जिंदगी जीने के लिए हम लोग कुछ काम करते हैं। कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई प्राइवेट नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, उससे कुछ पैसा आता है जिससे वह अपना जीवन जी सकता है। तो उसी काम को हम लोग पेशा बोलते हैं, उसी काम को पेशा बोलते हैं। अब देखिए क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था कि जाति, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसमें जाति के अनुसार पेशा को बंद दिया गया था। जो जिस जाति का है वे काम, वह मतलब जाति के अनुसार से काम को भी पढ़ दिया गया था कि कोई कौन सा काम क्या करेगा। समझ रहे हैं? अगर कोई ठाकुर है तो उसके लिए फिक्स था वे नाई का काम करेंगे। कोई सोनार था उसके लिए भी फिक्स कर दिया गया था वे सोना चांदी का काम करेंगे। ये सारे चीज बोलना चाह रहे थे। ठीक है, तो पेशा का मतलब आप अच्छा से समझ गए होंगे कि वे कार्य जिससे हम अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, तो वही पेशा को हम वृत्ति भी कहते हैं मेरे भाई, वृत्ति भी कहते हैं। अब आपको वृत्ति में जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। किताब में आपको वृत्ति मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ये चीज हम लाए हैं आपके लिए, आपको वृत्ति समझाने के लिए। समझे? चलिए तब उनके बारे में देखते हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य किया अपने जीवन में। देखिए 1869 से 1875 तक उन्होंने प्रयाग के एक मिशन स्कूल में पढ़ाने का काम किया, यानी कि अध्यापन किया। ठीक है मेरे भाई, 1869 से 1875 तक उन्होंने अपना जीवन की शुरुआत, जैसे उन्होंने मिशन स्कूल में पढ़ाने का काम किया। चलिए आगे देखते हैं, आगे उन्होंने क्या किया। आगे देखते हैं 1885 में उन्होंने प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत विषय पढ़ाया। संस्कृत विषय से ये पढ़े भी थे और 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत को पढ़ाया भी मेरे भाई। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 1888 ईस्वी, ठीक 3 साल बाद प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में उनकी नियुक्ति, नियुक्ति मतलब मेरे भाई भर्ती, क्या भर्ती अध्यापक के तौर पर हुई। वे क्या बन गए? अध्यापक बन गए। ठीक है, वे
टीचर बन गए, सरकारी टीचर। अभी तक उन्होंने जो पढ़ाया सो पढ़ाया। अब देखिए स्वभाव के बारे में देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी के स्वभाव के बारे में देखते हैं, उनका स्वभाव क्या था इसी के बारे में देखते हैं। आइए, उनका स्वभाव उग्र था, वे उग्र स्वभाव के थे। अब बोलिएगा भैया किताबों में दिया उग्र, आप भी दिए उग्र, क्या समझे इससे? ये चीज तो हम किताब से भी समझ सकते थे। मेरे भाई आपके लिए भी आसान करके लाए। उग्र मतलब होता है गुस्सा, यानी उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति थे, गुस्सा वाले व्यक्ति थे। क्या थे? गुस्सा वाले व्यक्ति थे। और देखिए इस गुस्सा के कारण उसको क्या क्या भरपाई करना पड़ा। देखिए गुस्सा वाला स्वभाव होने के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। अभी जो हम लोगों ने देखा था कि नियुक्ति जो अध्यापक के तौर पर उनकी नौकरी लगी थी 1888 ईस्वी में, ये गुस्सा वाला स्वभाव होने के कारण उनको वे नौकरी छोड़नी पड़ी और उनके बाद लेखन के कार्य पर ही निर्भर रहे। बालकृष्ण भट्ट जी बहुत सारे कहानी निबंध पत्र ये सब कुछ लिखते थे, तो उन्हीं पर निबंध पर मतलब लिखने पर निर्भर रहे। उनकी नौकरी छूट गई गुस्सा वाला स्वभाव के कारण। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। यह भी पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट जी का स्वभाव कैसा था, तो वे उग्र स्वभाव के थे। चलिए आगे देखते हैं। अब विशेष परिस्थिति के बारे में देखते हैं। कोई भी इंसान है मेरे भाई, उसका जीवन हमेशा एक रंग नहीं चलता है, कभी दुख कभी सुख, कभी सुख तो कभी दुख आते रहता है। तो कुछ इंसान का कुछ विशेष परिस्थिति आता है, तो उसी प्रकार से बालकृष्ण भट्ट जी के भी एक विशेष परिस्थिति है। उनके कुछ ऐसे परिस्थितियों के बारे में देखते हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ही जरूरी है। उनसे हम ये सीखेंगे कि किस परिस्थिति में उन्होंने कैसा निर्णय लिया था, इंसान क्या कुछ कर सकता है। देखिए पिताजी के निधनों उपरांत, अब बोलिएगा पिताजी समझे, भैया ये निधनों उपरांत नहीं समझे, हम इसको क्लियर कीजिए। तो मेरे भाई निधनों उपरांत होता है मतलब निधन, ठीक है, निधन और उपरांत, उपरांत का मतलब होता है बाद, यानी निधन के बाद। अब देखिए मेरे भाई पिताजी के निधन के बाद, ठीक है, पिताजी के निधन के बाद पैतृक पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कला का सामना करना पड़ा। मेरे भाई अब बोलिएगा पैतृक मतलब क्या होता है? पैतृक मतलब मेरे भाई खानदानी होता है। पैतृक मतलब मेरे भाई जो पिताजी का संपत्ति है, दादाजी का संपत्ति है, दादाजी के पिताजी का संपत्ति है, जो हमारे खानदानी चले आ रहे हैं, उसी को पैतृक बोलते हैं मेरे भाई। और बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी क्या थे? व्यापार थे, तो उनका जो संपत्ति हुआ ये पैतृक व्यापार, पिताजी के व्यापार, पिताजी जो व्यापार करते थे तो वही खानदानी व्यापार एक तरफ से हुआ। अब जो है उन्हें संभालने के नाम पर, देखिए मेरे भाई बालकृष्ण भट्ट जी दो भाई थे। उनके छोटे भाई का नाम शायद श्याम कृष्ण भट्ट जी है और एक ये बालकृष्ण भट्ट जी। तो पिताजी के गुजरने के बाद, ठीक है, खानदानी जो पैतृक संपत्ति व्यापार थी उन्हें संभालने के नाम पर घर में जो है, गृह कला का मतलब होता है घर में लड़ाई झगड़ा, ठीक है, उसका जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया कि पिताजी का जो बिजनेस है हम संभालेंगे, बड़े भाई का खाना हुआ हम संभालेंगे। इसी को लेकर के आपस में घर में हमेशा जो है विवाद होते रहता था। आजकल हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, ऐसा अगर कोई सिचुएशन आता है, अगर भाई भाई में लड़ाई होता है तो हम लोग दूसरे को हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं। वे मेरा बड़ा भाई ही क्यों ना हो, लेकिन कि हम चाहेंगे वे हमसे नीचे रहे और हम उसको हमेशा नीचे देखने का चाहत रखते हैं मन में और उसे नीचा दिखाने का प्रयास भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए बालकृष्ण भट्ट जी इस परिस्थिति में क्या किए। हम लोग तो इस परिस्थिति में आज का जो समय चल रहा है,
हकीकत बोल देंगे मेरे भाई। ठीक है, यही चलता है। जब भाई भाई होता है ना, उसमें अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो बड़ा भाई है, भूल जाएगा, सम्मान करना भूल जाएगा, उसको नीचे देखना चाहेगा और नीचे दिखाने का प्रयास भी करता है, चाहे जितना दूर तक जा सके। ठीक है, ये आज का समय के बारे में आपको बता दिए। अब देखिए बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में भी ये परिस्थिति आई। उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने अपने भाई से मार झगड़ा करके संपत्ति को छीन लिया, या फिर भाई को जान से मार दिया कि नहीं भाई ये नहीं रहेगा तो हम झगड़ा ही किससे होगा, हम कर लेते हैं सारा चीज मेरा हुआ पिताजी का? क्या ऐसा किया उन्होंने? या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं किया? देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए गृह कला के कारण, मतलब घर में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उनके कारण पैतृक घर, जो पिताजी के घर थे, खानदानी घर भी बोल सकते हैं, तो छोड़ दिया उन्होंने, घर को ही छोड़ दिया। ले भैया, कहाँ हम लोग आज जी रहे हैं, कहाँ ये जी रहे थे? आज हम लोग भाई भाई में झगड़ा हुआ, उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और ये क्या थे जो इन्होंने उस सोचे कि क्या रोज रोज झगड़ा करेंगे घर में, तो उनके लिए उन्होंने घर ही छोड़ दिया। ले छोटे, तुम खुश है ना, तो लो हम तुमको ये बिजनेस भी संभालने के लिए देते हैं, ये घर भी देते हैं मेरे छोटे, तुम खुश हो ना, हम अपना देख लेंगे जैसे भी होगा। ठीक है, देखिए इस यही कारण है जो इसको पढ़ रहे हैं। ये भी अगर आज ही की तरह करते, हम लोगों की तरह करते, इनको हम पढ़ते। मेरे भाई, एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए आगे क्या होता है। पैतृक घर छोड़कर, मतलब छोड़कर चले गए और घर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। बालकृष्ण भट्ट जी ने बोला, मेरे छोटे जाओ संभालो तुम ये सारा राजपाट, हम तो चले वनवास। उन्होंने जो है पैतृक घर छोड़ दिया, और घर छोड़ने के बाद तो संकट तो आएगा ही मेरे भाई। उससे भी उन्होंने जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति, मतलब जो उनका काम था अपना लिखने का काम करना, वे जो है उन पर समर्पित रहे। अब देखिए आगे क्या होता है। अब रचनात्मक क्रियता के बारे में, सक्रियता के बारे में देखते हैं। रचनात्मक सक्रियता, मेरे भाई जब उन्होंने सब कुछ छोड़कर लिखना ही शुरू किया, तो उन्होंने क्या क्या लिखा इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए पहले तो उनके प्रेरणा के बारे में देखेंगे। कोई भी इंसान होता है, वह अपना सोचता भी है, फिर भी उसका जैसा दोस्त यार रहता है, उसी अनुसार से उसको समझाता भी है, बताता भी है, और सही रास्ते, या फिर वही दोस्त गलत रास्ते पर भी लेके जाता है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा प्रेरणा किससे मिली इन्हें। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, जो कि हिंदी के बहुत बड़े लेखक हैं। ठीक है, उनके कहने पर उन्होंने, किसने, बालकृष्ण भट्ट ने, किसने, बालकृष्ण भट्ट ने लिखना शुरू किया। मेरे भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र बालकृष्ण भट्ट जी के बहुत अच्छे मित्र थे और हिंदी के बहुत बड़े लेखक भी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के समझाने पर बालकृष्ण भट्ट जो है लिखना शुरू किए। अब देखिए थोड़ा सा हिंदी प्रदीप के बारे में जान लेते हैं। ये हिंदी प्रदीप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। हिंदी प्रदीप जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी प्रदीप आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। देखिए इसके बारे में देखते हैं, हिंदी प्रदीप क्या है। हिंदी प्रदीप देखिए 1877 में उन्होंने, किसने, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नाम की एक मासिक पत्रिका पत्रिका निकालना शुरू किया। अब बोलिएगा हिंदी प्रदीप, इसके बारे में देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा, बताते हैं आपको। पहले ये बोलिएगा कि मासिक
जो पत्रिका होता है भैया, ये क्या होता है? मासिक पत्रिका मेरे मतलब मेरे भाई महीने में एक बार छपने वाली बुकलेट। तो जो है हिंदी प्रदीप वे एक महीने में एक बार छपते थे, ठीक है। तो हिंदी प्रदीप क्या है? उस समय मेरे भाई जिस प्रकार आज मान लीजिए कि एक तरफ से डेली पेपर छपते हैं, उसी प्रकार से इनका भी एक था कि उस समय महीनों में एक दिन एक बार छपता था बुकलेट, ठीक है। और उस समय जो समस्या चल रही थी उस पे इसमें लिखा जाता था और महीनों में एक बार छपता था। और ये जो है इनमें उस समय अंग्रेजों का शासन था और ये हिंदी प्रदीप में अंग्रेज जो जुल्म करते थे हिंदुओं पर, हिंदुस्तान के ऊपर है, हिंदुस्तान उस समय हिंदू मुस्लिम सब एक थे, ठीक ना। तो हिंदुस्तान के ऊपर जो जुल्म करते थे, जो अन्याय करते थे, इस बुकलेट में उन्हीं के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य करते थे बालकृष्ण भट्ट। तो जो है कि अंग्रेजों के द्वारा इस पर कई बार कई सारा दबाव भी बनाया गया, उन्हें बंद कराने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी ये अपने जिद पर अड़े रहे, ठीक है। और इन्होंने इस पत्रिका को लगातार 33 साल तक चलाते रहे। आपके क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में आते रहता है कि हिंदी प्रदीप लगभग कितने वर्षों तक चला था? तो बोलिएगा 33 वर्षों तक। कब प्रारंभ हुआ था? 1877 से। हिंदी प्रदीप क्या है? एक मासिक पत्रिका है जो कि महीने में एक बार छपता है। ये आपको, हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ये आपको याद रखना है किसी भी हालत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हिंदी प्रदीप में उन्होंने क्या क्या लिखा। इसमें नियमित रूप से मेरे भाई सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर उन्होंने निबंध लिखते रहे। उन्होंने इन सारी चीजों को हिंदी प्रदीप में लिखते रहे। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में देखते हैं। इंसान जब कुछ ना कुछ कर लेते हैं तो उनके बारे में उनकी कुछ उपलब्धियां भी होती है, तो उन्हीं के उपलब्धियों को पढ़ते हैं। उन्होंने 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। अब बोलिएगा कि युक्तिपूर्ण समीक्षा मतलब मेरे भाई वेदों के बारे में तर्क के साथ अपनी बात रखी। चलिए, ये आपको जानकारी के लिए था, ये क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता, फिर भी जानकारी के लिए देख लीजिए। अब देखिए आगे देखते हैं। लाला श्रीनिवास दास की एक कविता थी, क्या थी? संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर। ये एग्जाम में आपका पूछा जाएगा कि संयुक्ता स्वयंवर किसकी है? तो श्रीनिवास दास की। किसकी? लाला श्रीनिवास दास की। तो भट्ट जी को वह पसंद नहीं आई, तो उन्होंने 1886 में संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। मेरे भाई, इनको अगर वे चीज पसंद नहीं आए तो इन्होंने कठोर आलोचना की उनके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अंतिम समय का किस्सा को देख लेते हैं बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में। बालकृष्ण भट्ट जी के जो अंतिम समय का किस्सा है उसको भी देख लेते हैं। आइए। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादक, हिंदी शब्दकोश मतलब हिंदी डिक्शनरी मेरे भाई, शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी होता है, उसी प्रकार हिंदी जिस प्रकार से अंग्रेजी डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी होता है, उसी प्रकार से हिंदी का भी शब्दकोश के संपादन, संपादन मतलब मेरे भाई बनाने के लिए, ठीक है, संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी बुलाया गया। किसके द्वारा? श्याम सुंदर दास द्वारा काशी बुलाया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जी को काशी किसके द्वारा बुलाया गया था? श्याम सुंदर दास के द्वारा। किस लिए? तो हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन वहां के लोगों का व्यवहार उन्हें अच्छा नहीं लगा। किन्हें? बालकृष्ण भट्ट जी जब गए थे, कहाँ पे मेरे भाई, कहाँ पे गए थे, कहाँ पे गए थे, कहाँ पे गए थे? काशी गए थे। कहाँ पे गए थे? काशी गए थे। कहाँ पे गए थे? काशी गए थे। जो है हिंदी
डिक्शनरी लिखने के लिए, तो वहां के लोगों को उनका व्यवहार पसंद नहीं आया। तो अपने उस पुराने उग्र और स्वाभिमानी स्वभाव के कारण, देखिए ये कितने स्वाभिमानी थे, ये थोड़ा गुस्सेल टाइप के आदमी थे और स्वाभिमानी थे। इन्होंने लड़ाई झगड़ा के कारण अपना घर संपत्ति सब कुछ छोड़ दिए। सोचिए कितना बड़े स्वाभिमानी थे। और सोचिए कि स्कूल जब इन्होंने ज्वाइन किया होगा तो इन्हें कुछ चीजें पसंद नहीं आया होगा, वहां का सिस्टम पसंद नहीं आया होगा, तो इन्होंने उसको भी छोड़ दिया। वही है, फिर यहाँ पे उन्होंने उसी स्वाभिमान के कारण जब उनको वहां का लोगों का व्यवहार पसंद नहीं आया, बातचीत पसंद नहीं आया, तो उन्होंने जो है वे भी छोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने वहां भी काम छोड़ दिया और अलग हो गए। काशी गए थे, उनको भी छोड़ दिया, वहां भी छोड़ दिए। अब देखिए उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी है, कुछ क्या बहुत कुछ रचनाएं की है, और उनके रचनाओं के बारे में देखते हैं। मेरे भाई यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट एक अभी तक भी इंपॉर्टेंट था, पर यहाँ से दो चार टॉपिक, दो चार स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, देखिए उन्होंने जो लिखा उसमें पहले उपन्यास के बारे में देखते हैं। तो उपन्यास में उन्होंने क्या क्या लिखा? रहस्य कथा, न्यूटन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बेरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। मेरे भाई ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये चीज आपको पढ़ना है अपने से 5 बार 10 बार जो भी हो, इसको याद कर लीजिएगा। और अगर याद नहीं होता है तो आपको इसी चैनल पर आपको इस सब के बारे में एक ट्रिक का वीडियो आएगा। ये इतना सा ही नहीं, इससे आगे भी है, और हर एक चैप्टर का जो है ट्रिक का वीडियो आएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब छोड़िए मेरे भाई, सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, हम जुड़ने के लिए बोल रहे हैं, हम सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो इससे जो है कि आपके पास हमेशा जो है नोटिफिकेशन सब जो भी वीडियो डालेंगे आपके पास पहले पहुंचेगा। ठीक है, देखिए इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और आगे देखते हैं नाटक के बारे में। इन चीजों से यहाँ से यहाँ से फिर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नाटक में उन्होंने क्या लिखा? पद्मावती लिखा, कृतार्जुनीय लिखा, बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सोम की एक नकल, बृहन्नला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारत वर्ष और कली, दो देशी, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। ये जो है उन्होंने इतने सारे नाटक लिखे हैं मेरे भाई, और ये चीज को भी आपको याद करना होगा, और ये चीज को भी आपको बार बार पढ़ाई करना पड़ेगा। ये चीज भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पद्मावती पूछा जाएगा, शिशुपाल वध, ये दमयंती, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर ये पूछा जाता है। उसके बाद ये रेल का विकट खेल, ये सारा चीज पूछा गया है। बाकी आपको सारा कुछ याद रखना है, और पढ़िएगा 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार, आपको आपके दिमाग में आ जाएगा। और जो है इसके लिए भी आपको बताए थे, आने वाला है ट्रिक का वीडियो, इसी चैनल पर आएगा, तो कुछ भी चिंता नहीं करना है। ऐसा ऐसा ट्रिक लाएंगे ना, 2 को 3 को बात आपको बताएंगे, 4 को शब्द याद रखना होगा, बाकी सब अपने हो जाएगा। आइए देखिए प्रहसन के बारे में। अब बोलिएगा भैया हमको ये नाटक और ये उपन्यास तो समझ में आया, प्रहसन नहीं समझ में आया। तो प्रहसन एक प्रकार का नाटक होता है मेरे भाई। देखिए यह नाटक का ही एक रूप है। प्रहसन क्या है? एक नाटक की तरह होता है, लेकिन इनमें हंसी मजाक के जरिए समाज में चल रही बुराइयों पर चोट की जाती है। प्रहसन में नाटक के द्वारा, नाटक का सहायता लेकर समाज में, उस समय के समाज में, या फिर जो जो बुराई चल रही होती है उस पर चोट किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। उनमें उन्होंने क्या क्या लिखा है? तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बीज,
आचार विडम्बन आदि उन्होंने प्रहसन लिखे हैं। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपको ये 3 स्लाइड अच्छे से देख लिए होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपको पढ़ना होगा, आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, अब देखते हैं निबंध के बारे में। निबंध क्या है? देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, इस स्लाइड को देखिए। भट्ट जी निबंध लिखने में माहिर थे। भट्ट जी, बालकृष्ण भट्ट जी निबंध लिखने में माहिर थे। उन्होंने, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, 1000 के आसपास निबंध लिखे। कितने लिखे? 1000 के आसपास। कितने लिखे? 1000 के आसपास। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी ने लगभग कितने निबंध लिखे? क्या बोलिएगा? लगभग 1000। लगभग 1000। अब देखिए, इनमें से 100 से ज्यादा तो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। 1000 लिखे, जिसमें से 100 से अधिक बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उनका इन निबंधों को उनके इन निबंधों को भट्ट निबंधमाला नाम की एक किताब में 2 हिस्सों में छपा गया। देखिए, इसके बारे में बताते हैं। उन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे मेरे भाई। कितने लिखे? 1000। हो गया इतना मोटा, ठीक है। तो उन्हें लगा कि मतलब कि जो पढ़ने वाला होगा लगे इतना मोटा किताब कौन पढ़ता है, इसीलिए जो है उन्होंने उस किताब का नाम देखिए, पहले देख लेते। उस किताब का नाम भट्ट निबंध माला था, ठीक है। तो जब मोटा हो गया किताब तो उन्हें लगा ओ इतना मोटा तो पढ़ाई करने वाला बहुत भारी लगेगा, अगर कहीं जाना भी है तो इतना मोटा किताब लेके भारी कहाँ जाएगा। तो उसी हिसाब से उन्होंने उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। किसको? भट्ट निबंध वाला को। एक में 500, एक में 500। देखिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि भट्ट जी के निबंध माला में क्या थे। तो भट्ट जी के निबंध माला में क्या थे? निबंध थे। क्या थे? निबंध माला में क्या थे? निबंध थे। कभी कहानी बोलिएगा कि भट्ट जी के निबंध माला में क्या थे, ऑप्शन देगा कहानी तो कहानी मार देंगे, नहीं, निबंध थे। क्या थे? निबंध थे, ये याद रखना है। और ये भी पूछा जाएगा कि ये जो भट्ट निबंध माला है इसको कितने हिस्सों में बांटा गया। तो इसको 2 हिस्सों में बांटा गया मेरे भाई, ये भी देख लीजिए, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये स्लाइड समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आधुनिक हिंदी गद्य, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माता और उन्नयक, उन्नयक मतलब बढ़ावा देने वाले रचनाकारों में से एक है। साहित्य में जो गद्य होता है मेरे भाई, गद्य और पद, पद मतलब कविता वगैरह, गद्य मतलब कहानी, नाटक, निबंध, ये सब जो है। तो काल विभाजन जो हुआ हिंदी का, जो हुआ मेरे भाई, 4 भागों में बांटा गया है, आगे बता देंगे आपको, ठीक है। तो उसमें जो है भक्ति काल, सॉरी, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल में लगभग सारी चीजें गद्य के जरिए होती थी। अगर कोई चीजें बतानी होती थी वो कविता के जरिए बताया जाता था, कहानी के जरिए नहीं। हम लोग जो ये अभी कहानी सीधा लिख लेते हैं, पत्र लेखन कर लेते हैं, निबंध कर लेते हैं, ये सब नहीं किया जाता था। वो समय कविता बनाया जाता था, कविता के जरिए बोला जाता था। तो उसी चीज को चेंज किया गया आधुनिक युग में। और उन्हीं में से मतलब गद्य, जो ये कहानी वगैरह निबंध वगैरह लिखने का जो एथी हुआ, उस समय जो शुरुआत हुआ, तो उन्हीं में से जो है बालकृष्ण भट्ट जी का भी बहुत बड़ा रोल है। चलिए आगे देखते हैं। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। अब दोनों स्लाइड आ गया तो इसको क्या करें, बता ही देते हैं, अच्छा से ये बता देते।
आइए हम लोग कुछ चीज को देख ही लेते हैं, कुछ चीज को देख के हमेशा के लिए क्लियर कर देते हैं बात को, ठीक है। आइए हम लोग आज देखते हैं अभी हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य ये जो बता रहे हैं मेरे भाई, ये आपको हर एक चैप्टर में काम आएगा, और ये चीजें कोई बताता नहीं है, ये भी ध्यान में रखिए। इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं। हिंदी साहित्य जो है उनको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? आदिकाल पहला है, काल, दूसरा है मेरे भाई भक्ति काल, तीसरा है मेरे भाई रीति काल, चौथा है मेरे भाई आधुनिक काल। अब देखिए, जब से हिंदी चल रहा है ना मेरे भाई, तो उसको समय के अनुसार से 4 भागों में बांटा गया है, जो कि पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल, चौथा है आधुनिक काल। मेरे भाई देखिए, ये जो आदिकाल का समय था, वे लगभग, देखिए एक चीज आपको क्लियर कर देते हैं, बहुत सारे किताब में बहुत जगह अलग अलग डेट आपको देखने के लिए मिलेगा, जो अभी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेखक बहुत सारे टिप्पणी किए हैं, इसीलिए सबका अलग अलग मत था, इसीलिए इसमें कोई भी क्लियरिटी नहीं है। फिर भी आपको एक डेट बताते हैं जो कि बहुत ज्यादा चलता है, या फिर सब कुछ आसपास में ही रहता है, लेकिन कि आपको ये नहीं जज कर लेना कि कहीं दूसरे किताब में कहीं कुछ लिखा है, या फिर कोई दूसरे टीचर ये बताए तो बोल दीजिएगा कि हम गलत बता दिया। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक जगह से आपको बताते हैं, 1000 ईस्वी से इसका जो है समय लगभग 1000 ईस्वी से कब तक था? 1350। कब तक था? 1350। और इसका जब 1350 से स्टार्ट हुआ, ईस्वी ईस्वी छोड़ देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा तो समझ जाइएगा, ये सिर्फ समझने के लिए है। 1650, और जब ये 1650 से स्टार्ट हुआ इसका टाइम पीरियड, तो ये चला 1850 तक। कब तक? 1850। और ये जो आधुनिक काल है, ये 1850 से स्टार्ट हुआ, तो ये जो है अभी तक भी चल रहा है, ठीक है। ये जो है 4 भागों में बांटा गया था, तो ये चारों का टाइम है, ठीक है। अब देखिए, बोलिएगा कि इतना तो बता रहे हैं, ये सब इसलिए बता रहे हैं मेरे भाई कि आपके एग्जाम में, आपके किताब में ये दिया गया है कि ये लेखक किस काल का है, किस युग का है, इसीलिए आपको थोड़ा सा ये बता रहे हैं। ये चीज कोई नहीं बताता है, रटा देता है सिर्फ आपको कि भारतेंदु युग के हैं यतिपाल कृष्ण भट्ट जी, काल पूछेंगे तो आधुनिक काल। इसको थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं मेरे भाई, थोड़ा सा समय दीजिएगा और समझ जाइएगा, आप ही दूसरे को बता दीजिएगा, ठीक है।
ये जो आदिकाल था ना मेरे भाई, इसमें क्या होता था, राजा जो थे, छोड़िए उतना क्या ही लिख के टाइम वेस्ट करेंगे, आपको समझा ही देते हैं। आदिकाल जो थे उसमें क्या होता था जानते थे, जो पहले राजा होते थे ना, राजा होते थे या फिर राजा जो युद्ध करते थे, युद्ध में जो वीरता हासिल करते थे, उनके बारे में कविता, उस समय तो कहानी तो चलता नहीं था, थोड़ा बहुत ही चल रहा था, इसलिए कविता के माध्यम से राजा जो थे लिख पाते थे, ताकि आने वाले समय में अगर कोई पढ़े तो उस राजा के वीरता को समझ सके। उस समय सारा कवि लोग यही करते थे, आदिकाल में राजा के बारे में, युद्ध के बारे में एकदम धड़ल्ले से लिखते थे, उसकी सच्ची, कुछ झूठी कहानी भी थी, सच्ची भी थी, उसको अपने जो है कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। उस समय तलवार का जो है ना, तलवार, युद्ध, ये सारी चीजों के बारे में लिखे जाते थे। चलिए अब देखिए, बोलिएगा कि भैया भक्ति काल क्या हुआ, जब कवि का सोच बदला, जब समय खत्म हुए, अब जब कभी लोग सोचने लगे कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या ही लिखेंगे, ठीक है, तो उस ट्रेंड को खत्म करके ट्रेंड स्टार्ट हुआ दूसरा वाला, कौन वाला, भगवान के प्रति। उस समय के जो कवि लोग थे, उस समय भी ये याद रखिएगा, कहानी, कविता, निबंध, ये सब नाटक वगैरह बहुत कम चलता था, कविता चलता था, जो भी होता था कविता के थी पे होता था, मुहावरे के थी पे होता था, ठीक है। तो उस समय जो होता था, उस समय के जो कवि लोग थे, तो वे भक्ति के प्रति समर्पित रहे, मतलब भक्ति को ज्यादा, मतलब अथी देने का प्रयास किए, समाज में बताने का प्रयास किए, ठीक है। उस समय तलवार बिल्कुल शांत हो गया था, और उस समय भी गद्य नहीं चलता था, यहां भी आपको बता देते हैं, गद्य न्यूनतम स्तर पर था, और पद, सिर्फ पद ही चलता था मेरे भाई, ये देख लीजिएगा, यहाँ पे भी गद्य नहीं चलता था, बहुत कम, नाम मात्र, लेकिन पद यानी कविता बहुत अधिक चलता था इसमें। अब देखिए, फिर समय आगे बढ़ा, ट्रेंड चेंज हो गया। अभी देखते हैं गाना का रोज ट्रेंड बदलते रहता है, समझे, आज ही गाना चल रहा है, 4 दिन बाद दूसरा गाना आ जाएगा, उसका ट्रेंड चलेगा, उसी प्रकार से इसका भी ट्रेंड बदलता था। अब देखिए रीतिकाल जब 1650 से 1850 तक चला, उसमें क्या होता था, यहाँ पे राजाओं के बारे में ट्रेंड खत्म, भक्ति के बारे में चल रहा था, ट्रेंड खत्म। अब आया रीतिकाल में, राजाओं के दरबार में जो कवि लोग रहते थे, यहां भी याद रखिए, गद्य नहीं के बराबर चलता था, और पद, पद और मुहावरा ही चलता था। यहाँ पे क्या होता था मेरे भाई, यहाँ पे कवि के बीच, जो कवि होते हैं, जो कवि लिखते थे, उनके बीच इस चीज का मतलब होड़ लगा रहता था, कंपटीशन चलता था कि किसका, कवि का जो लय होता है ना, लय, मतलब उसका, मतलब उसको कितना अच्छा से कौन लिख सकता है, अलंकार, कविता की सुंदरता को बढ़ाने पर यहाँ पर जोर दिया गया इसमें, ठीक है। और ये चला लगभग 1650 से 1850। अब इसका भी ट्रेंड खत्म हुआ, और आया आधुनिक काल, ठीक है, 1850 से, जो कि अब तक चल रहा है। आधुनिक काल, अभी हम लोग किस काल में है, आधुनिक काल में है, किस काल में है, आधुनिक काल में है। देखिए इनमें कौन सा ट्रेंड चला, इस समय मेरे भाई अंग्रेजों का पूरी तरह से शासन हिंदुस्तान पर हो गया था, जब उन्होंने इस चीज को, उनके जो मतलब आधुनिक काल के जो कवि हुआ 1850 के बाद जो कवि होने लगे, तो उन्हें अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा था, ये सब चीजें पसंद नहीं आ रहा था, और उन्होंने इस ट्रेंड को बंद करके, इस ट्रेंड, इसमें एक नया ट्रेंड लाने का प्रयास किया कि कविता के जरिए, कविता छोड़िए, इस समय जो है आधुनिक काल में कहानी, नाटक, ये सब का ज्यादा अथी हुआ, ठीक है। इसमें एक चीज आपको बता देते हैं कि गद्य की शुरुआत मान लीजिए एक तरफ से यहीं से हुआ, ठीक है, और पद धीरे धीरे जो है, छोड़िए, देखिए गद्य की शुरुआत लगभग यहीं से हुआ, कहानी, कविता, नाटक, ये सब यहाँ से लिखना हुआ 1850 के बाद। तो अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा था उस पर लिखा गया, ये सारी चीजें, समाज में परिवर्तन होने लगा, यही सारी चीजें, इस सारे ट्रेंड को खत्म करके आधुनिक काल में ये ट्रेंड शुरू हुआ। और जो है इसमें आपको बता दें मेरे भाई,
कि इसमें भी कुछ जो होते हैं कि अलग अलग हिस्सों में बटा गया जिसका जो समय चल रहा था। अब देखिए आधुनिक काल के बारे में देखते हैं। आधुनिक काल, आधुनिक काल देखिए, एक होता है काल, एक होता है युग। अब यहाँ पे युग समझना जरूरी है। काल जो होता है मेरे भाई, ये एक बहुत बड़ा समय होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1000 से ईस्वी से जो है कि अभी तक चलते जा रहा है, ये क्या है? काल है। ये क्या है? काल है। लेकिन युग क्या होता है मेरे भाई? अब देखिए, जैसे कि 1850 से जो अभी चल रहा है आधुनिक युग, उसमें कई सारे युग हुए। इसी के अंदर छोटा छोटा, मान लीजिए जो राजा होते थे, राजा होते होंगे, तो राजा जो होते हैं, अगर उसके कुछ ऐसा उन्होंने काम किया या फिर ऐसा कुछ कार्य किया जिससे समाज में परिवर्तन हुआ, तो उन्हीं के नाम पे ये काल रखा जाता। अब इसी लाइन में देखिए, इसी मतलब समय सारणी के अंदर कोई दूसरा कवि हो गया और उन्होंने अपने लेखन के जरिए समाज में परिवर्तन किया, तो फिर इस इतना से इतना का समय उस कवि के नाम पे रखा जाएगा। इसी प्रकार से युग को बांटा जाता है। काल मतलब बहुत बड़ा समय, युग उसके अंदर, काल के अंदर युग आता है, ठीक है। तो आधुनिक काल के बारे में देख लेते हैं विस्तार से। आधुनिक काल में जो है युगों को बांटा गया। आधुनिक काल में भी एक लंबा समय जो कि 1850 से अभी तक चल रहा है, इसमें भी कई सारे राजा आए, कवि आए, कवि आए, लेखक आए, वे सब के अनुसार जो है युग परिवर्तन हुआ। अब देखिए, एक देखते हैं हम लोग भारतीय आधुनिक काल में ही एक युग था, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जो कि 1850 से 1900 ईस्वी तक ये रहे। इसके बाद दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। छोड़िए उतना क्या ही बताएंगे आपको, छोटा मोटा जानकारी बता देते हैं, फिर कभी बता देंगे, ठीक है। इसके लिए बोलिएगा तो स्पेशल वीडियो ला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भारतेंदु युग आया। उस समय उस समय एक राजा होते थे जो भारतेंदु नाम के राजा, उनके उन्होंने बहुत सारा अच्छा अच्छा काम किया, पद को बढ़ावा दिया, तो जो है उन्हीं के नाम पे भारतेंदु युग रखा गया। तो बाल कृष्ण भट्ट जी जो थे, भट्ट जी जो थे, भट्ट जी जो थे, तो वे इन्हीं के मित्र थे। तो बात बाल कृष्ण जी जो हुए, ये देखिए यहाँ ध्यान से, इतना सब कुछ बताने का मतलब एक ही था। तो पूछेंगे कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के थे? युग पूछेंगे मेरे भाई, बोलिएगा क्या? बोलिएगा, बोलिएगा भारतेंदु युग। और अगर काल पूछेंगे मेरे भाई, बोलिएगा, बोलिएगा आधुनिक काल। क्या बोलिएगा? आधुनिक काल। इतना कुछ समझाए आपको, सिर्फ इसीलिए समझाए मेरे भाई, सिर्फ इसीलिए समझाए कि आपको ये समझा सके। आप यहाँ ध्यान से देखिए, आपके बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बातचीत किस युग के हैं, किस युग के हैं। तो युग पूछेगा मेरे भाई, भारतेंदु युग याद रखिएगा। और जब काल पूछेंगे मेरे भाई, आधुनिक काल पूछ मारिएगा। काल पूछेंगे तो मारे क्या लिखिएगा? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। नहीं मेरे भाई, कहाँ के थे? आधुनिक काल के थे। कहाँ के थे? आधुनिक काल। और युग पूछेगा तो भारतेंदु युग याद रखिएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। कब के थे? भारतेंदु युग के। एक बार फिर आपको बता देते हैं, युग पूछेगा तो क्या लिखना है, और काल पूछेगा तो क्या लिखना है। युग पूछेगा तो आप लोग बताइए क्या लिखना है।
और काल पूछेगा तो आधुनिक काल। चलिए, आपको ये चीज में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वे एक महान पत्रकार, निबंधकार और हिंदी के आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रणीय, मतलब सबसे आगे रहे। हेलो, सबसे आगे रहे। चलिए आगे देखते हैं। साहित्य, अब आपको हम साहित्य के बारे में बता रहे थे, साहित्य के बारे में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, साहित्य केवल मनोरंजन, कल्पना और मनोरंजन की वस्तु नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहानी कविता पढ़ लिए, जो है उसका मजा ले लिए, बात खत्म हो गया। नहीं मेरे भाई, देखिए, बल्कि यह लोगों के मन में सोच की विकसित करने की माध्यम है, साथ ही समाज और जन संस्कृति के विकास को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। साहित्य के माध्यम से, कहानी कविता के माध्यम से हम अच्छी बुरी चीजों को देख सकते हैं, समझ पाते हैं, देख पाते हैं कि पिछले समय में क्या चल रहा था, क्या सुधार हुआ, क्या हमें अच्छी चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। ये सब के बारे में साहित्य जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, हिंदी साहित्य के बदलाव की नींव रखने में बालकृष्ण भट्ट जी अकेले नहीं थे। यह अनेक यह उनके साथ साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी और प्रेम धन जैसे कई महान रचनाकार का एक सामूहिक प्रयास था। ठीक है, ये जो बदलाव किए, हिंदी साहित्य का बदलाव किए, बालकृष्ण भट्ट जी अकेले नहीं थे। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी के साथ कौन कौन थे, तो ये थे, कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, रामचरण गोस्वामी और प्रेमधन। आगे देखिए, सामयिक समस्या पर उन्होंने जमकर लिखा। सामयिक समस्या क्या होता है मेरे भाई? सामयिक समस्या, जो समाज में, जो उस समय, जो करंट समय में, सामयिक मतलब होता है करंट समय में, उस समय जो चल रहा था उस पर जो लिखा जा रहा था, उसी को सामयिक समस्या बोलते हैं। ठीक है, सामयिक समस्याओं पर उन्होंने खूब लिखा। देखिए क्या क्या उस समय चल रहा था, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह कराया जाता था, स्त्री को शिक्षा नहीं दिया जाता था, इन्हीं सब चीजों पर उन्होंने खूब लिखा। महिला महिला को स्वतंत्रता नहीं मिलती थी, ये स्वतंत्र मतलब स्वतंत्रता होती है, राजा प्रजा पर लिखा। कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा पर लिखा। सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा है। इतने सारे विषयों पर उन्होंने खूब लिखा है। आगे देखिए, देखिए, मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर भी उन्होंने खुलकर लिखा है। क्या क्या? व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। चलिए आगे देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी ने अपनी पत्रिका हिंदी प्रदीप में कई उपन्यास, नाटक और प्रहसन, कॉमेडी नाटक लिखे। कॉमेडी नाटक, प्रहसन मतलब मेरे भाई कॉमेडी नाटक हुआ, लिखे। हालांकि उन्होंने हर विधा में काम की, पर निबंध लिखना उन्हें सबसे ज्यादा अधिक पसंद थी। ठीक है, उन्होंने हर एक चीज लिखे, लेकिन कि बालकृष्ण भट्ट जी को सबसे ज्यादा ज्यादा मतलब निबंध लिखने में अच्छा लगता था। चलिए आगे देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी प्रमुख रूप से क्या थे? प्रमुख रूप से एक गद्यकार थे। चलिए आगे देखते हैं, आपको यह भी समझ में आया। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उनकी तुलना अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील से की है। ये कोई नहीं बताएगा आपको कि एडिसन और स्टील क्या होता है। ये मेरे भाई एडिसन और स्टील, देखिए जिस प्रकार अभी हम लोगों ने बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में पढ़े, इतने सारे उन्होंने काम किया, समस्या पर लिखा जो समाज में चल रहा था, उसी प्रकार से एडिसन और स्टील जो है अंग्रेजी में भी, अंग्रेजी भाषा में भी यही काम को करते थे इनसे पहले। ठीक ना, तो वही चीज इन्होंने भी किया, बालकृष्ण भट्ट जी सेम इसी की तरह किए, बस ये इंग्लिश में करते थे, ये हिंदी में किए। तो रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को, हिंदी जो इन्होंने हिंदी में सेम काम किया, इसीलिए इसको एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है।
देखिए यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध पूछा जाएगा। बातचीत शीर्षक क्या है? निबंध। क्या है? निबंध है, याद रखिएगा। यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली को भी प्रतिनिधित्व करता है। चलिए आगे बढ़िए, आगे क्या पढ़ना है? तो मेरे भाई आज का चैप्टर यहीं तक था। लगभग जितना जानकारी था बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में हम लोगों ने सारी जानकारी को प्राप्त कर लिया। लगभग सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। चलिए तो इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। देखिए चलिए तब आप लोग ध्यान से देखिएगा और हम कहते हैं कि आप लोग जहां भी पढ़ रहे हैं तो कॉपी पे लिख लीजिए या फिर आप आंसर जो हम क्वेश्चन देखते हैं आप अपने मन से सोच लीजिएगा, ठीक है? नहीं भी लिखना है कोई बात नहीं, सोच लीजिए, सोच लीजिए, देखिए कि आपका सही होता है कि नहीं। अपने से खुद टीचर बनिए। देखिए बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? युग में अभी आपको कभी कंफ्यूजन होगा। युग, युग मेरे भाई भारतेंदु युग था। अब बताइए भारतेंदु युग था, यहाँ पे क्या मारिएगा बोलिए ना? आधुनिक काल, काल पूछेगा काल मारिएगा और भारतेंदु युग। देखिए युग में ये सब जो है प्रकार है, आपको बताए नहीं थे समय कम होने के कारण और उतना डिटेल में आपको जानना भी नहीं है, ठीक है? देखिए ये युग है एक जो आपको बताए नहीं, ठीक है? लेकिन कि इनमें से नहीं थे, आपको जो बताए थे वे इंपॉर्टेंट था। भारतेंदु युग के थे बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है? आगे बढ़िए। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत निबंध के निबंधकार जो है बालकृष्ण भट्ट जी है। आगे देखिए बात बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1884 ईस्वी, 44 ईस्वी, 2-4 बताइए। 23 जून तो था, जून तो था, जुलाई में भैया मृत्यु हुआ था, जुलाई में जन्म नहीं हुआ था, दिसंबर का तो बात ही छोड़ो, ठीक है? अब 23 जून, 23 जून ये भी डेट मैच कर रहा था, कर रहा है। अब क्या होगा? अब क्या होगा मेरे भाई? 84 होगा या 44 होगा? क्या होगा बताइए मेरे भाई? बी नंबर होगा, 1844 होगा। दो चीज तो आप अपने दिमाग से भी हटा सकते हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा इसमें दो कंफ्यूजन रहा तो आपको पता था तो आप मार दिए, बात खत्म है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट जी की, श्रीनिवास दास की, प्रताप नारायण मिश्र की और सी नंबर में है श्रीनिवास दास और मैथिली शरण गुप्त की। बताइए बताइए क्या होगा? बताइए इसका, आप ही लोग बताइए क्या होगा। तब तक वेट करते हैं। ऐसा कीजिए कि आप लोग जहां भी, ऐसा कीजिए कि आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई, जो है कि आप लोग इसको कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है? तब तक हम बता देते हैं। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना थी? बालकृष्ण भट्ट जी की। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? न्यूनतम ब्रह्मचारी था, अरे भैया था। 100 जन 100 जन, ये हो था। सद्भाव का अभाव, ये हो था। परीक्षा गुरु था, अरे अभी तक पढ़वे नहीं किया परीक्षा गुरु, ये नहीं था। अब देखिए कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है बताइए। क्या रेल का पिकर खेल था? ये वाला था। कछुआ धर्म नहीं, रेणुका नहीं, ये भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के मिशन और स्टील के श्रेणी में रखा? आपको बताए थे और पूछ भी दिया। बताइए बताइए रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकालना शुरू किया था? बताइए। हिंदी प्रदीप था, हिंदी प्रदीप बताए थे आपको। चलिए बातचीत किस विधा की रचना है? क्या है? आपको बताए थे कि निबंध है। क्या है? निबंध है। अब देखिए निबंध रहे या ललित निबंध, आपको दोनों में से पहले तो अलग अलग देगा नहीं, एक ही साथ देगा, या फिर यह रहेगा या फिर यह रहेगा, आपको ध्यान रखना। चलिए इसका मार्क देते हैं। चलिए बालकृष्ण भट्ट के निवास स्थान कौन सा है? बताइए। लखनऊ उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, बनारसी नहीं मेरे भाई, क्या था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी पत्रित नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? 1877 ईस्वी में। कब? 1877 में। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? देखिए आपको यही चीज वहां पे बताए थे, दे नहीं दे दिया, बे नहीं दे दिया, के नहीं दे दिया, से नहीं दे दिया, बच्चा कंफ्यूज। बताइए, बी से बाबा वाला ट्रिक आपको बताए थे, इसीलिए बी नंबर, बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए आगे देखिए, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट। देखिए, बालकृष्ण भट्ट की माता जी का नाम क्या है? बताइए। सुशीला, रजनी, पार्वती, सविता नहीं, पार्वती देवी थी। चलिए, बालकृष्ण भट्ट जी के पिता क्या थे, मतलब क्या करते थे? पैसे से व्यापारी थे, पैसे से व्यापारी थे। पैसा क्या करते थे, मतलब क्या उनका कार्य था? व्यापारी था। नाम पूछेगा तो बता दीजिएगा। बता दीजिएगा नाम जी। देखिए, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? जैसा काम वैसा परिणाम, बालकृष्ण भट्ट। देखिए, बातचीत बालकृष्ण भट्ट का निबंध, मतलब निधन कब हुआ था? ए भैया, ये तो डेट छंटवे ना पाए, सब मिल गया। जुलाई जुलाई भी मिलिए गया, क्या छंटे? अरे सर, आप बोले थे कि, मतलब भैया बोले थे कि ध्यान रखना है 14, मतलब 4 लास्ट में ध्यान रखना, वही रख लिए तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये सही हो गया। क्या? ये सही हो गया, नहीं तो मार दिए सी नंबर, एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 जन एक सुजन नमक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। आगे देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे? आपको बताए थे कि 1000 के आसपास मारिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन से साथी साहित्यकार थे? आपको बताए थे कि बालकृष्ण भट्ट जी अकेले नहीं थे। कौन कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचरण गोस्वामी थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, प्रेमचंद थे, ये सभी होंगे। चलिए देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? माता सीता देवी ने। देखिए, माता तो जानते थे, अब नाम में कंफ्यूजन हो गया। बताइए, नाम में कंफ्यूजन हो गया, वो पता करना पड़ेगा माता जी का नाम क्या था। तो पार्वती जी, पार्वती देवी। चलिए मेरे भाई, हमने कर दिए खत्म, हमने कर दिया इस चैप्टर को पूरी तरीका से खत्म। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिए होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिए हैं। हम आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। इसमें मेरे भाई कोई हंसी मजाक वाला बात नहीं था, जो आपकी बहुत ही मजा आता। इसमें जानकारी प्राप्त करना था, जो हम लोग कर लिए। परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला क्लास जो होगा, बातचीत पाठ का जो पाठ परिचय है, अर्थ, उसके संपूर्ण अर्थ को पढ़ेंगे हम लोग, उसमें मजा आने वाला है। इसलिए आप सभी लोग अगले क्लास में जुड़िएगा। तब तक के लिए एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल नया है, अभी 0 सब्सक्राइबर है, लाइव आने का कोई ऑप्शन नहीं है, वीडियो रिकॉर्डेड डाल रहे हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा मेरे भाई, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत जल्द हम लोग 50 से ऊपर सब्सक्राइबर हो जाए और हम लोग लाइव जुड़ सके। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ कुछ जो मेरे बारे में आपको कमी पता चला, उसको भी लिख दीजिए, ताकि हम अपना कमी को सुधार कर सके। और ये जो तरीका था सबसे अलग था। तो ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत ही जोश और जुनून के साथ मिलेंगे अगले क्लास में, और अगला क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।